नमस्कार दोस्तों, हम कर रहे हैं एनसीईआरटी की बुक की सीरीज को। ठीक है, तो एनसीईआरटी में हम क्लास 7th की ज्योग्राफी के चैप्टर फर्स्ट को हमने कंप्लीट रूप से कर लिया। आज हम करने वाले हैं एनसीईआरटी की ज्योग्राफी में चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है हमारी पृथ्वी के अंदर। क्लास 6 की एनसीईआरटी में हम हिस्ट्री और ज्योग्राफी को कंप्लीट कर लिए हैं। तो अगर आपने इसको देखा नहीं है, प्लेलिस्ट से या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके जरूर देख लीजिए। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, जिससे इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में, तो आप सही प्रकार से कर सकें। अगर आप सीटेट की तैयारी करते हैं तो आपको पता है कि ये क्या है, जनवरी में होने वाले हैं एग्ज़ाम। और किसी भी अगर टेट टेट एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं जिसमें एनसीईआरटी की बुक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं सोशल साइंस से, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है हमारी पृथ्वी के अंदर। ठीक है, हमारी पृथ्वी एक गतिशील ग्रह है। आप सभी जानते हैं कि जो पृथ्वी एक गतिशील है, ग्रह है। इसके अंदर एवं बाह्य का निरंतर क्या परिवर्तन होता रहता है, मूवमेंट होता रहता है। क्या आपने कभी सोचा है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या होगा, पृथ्वी किन पदार्थों से बनी है? इन सब चीज़ों का आपने सोचा है? एक चीज़ ध्यान रखेंगे प्यारे दोस्तों, जिस पॉइंट को हम कहेंगे कि इसको ध्यान रखना, जरूर नोट कर लेंगे, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में। ठीक है, अब देखिए, इस चित्र को बहुत ही ध्यान से देखेंगे, क्योंकि इस चित्र से एक क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। और इस जो पॉइंट दे रखा है, क्या आप जानते हैं, इस ब्लॉक को भी आप जरूर पढ़ लेंगे, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे एग्जाम में। ठीक है, और ये टॉपिक जो है ये तो अभी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी जरूर देखेंगे। ठीक है, चलिए ध्यान से पढ़ेंगे। देखिए, एक प्याज की तरह पृथ्वी की एक के ऊपर एक संकेंद्री परतों से बना है। यानी हमारी पृथ्वी क्या है, हमारी पृथ्वी जो है ना, ये एक प्याज के छिलके की तरह है। ठीक है, पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत जो, यानी कि जो पृथ्वी है इसकी सबसे ऊपरी जो परत है, ये किसकी बनी है? इसको कहते हैं परपट्टी कहते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, पृथ्वी की सबसे ऊपरी जो परत है इसको परपट्टी कहते हैं, ये भी नोट कर लीजिए आप। ठीक है, फिर इसी के साथ क्या है, यह सबसे पतली परत होती है। यह महाद्वीपीय सहिति में 35 किलोमीटर, ध्यान रखेंगे, यह महाद्वीपीय सहिति में 35 किलोमीटर एवं समुद्री सतह में केवल 5 किलोमीटर तक है। ठीक है, अब देखिए, पेपर में क्वेश्चन कहाँ से बनता है, यहाँ से बनता है, ये नोट जरूर कर लेंगे आप। ठीक है, क्या पूछता है कि महाद्वीपीय सहिति मुख्य रूप से सिलिका एवं एल्यूमिना जैसे खनिजों से बना है। ठीक है, अब देखो, आपसे पूछता क्या है कि सिलिका एवं एल्यूमिना को कहते क्या हैं? शॉर्ट में से कहते हैं, क्या कहते हैं? Cl। Cl यही पूछता है कि Cl का मतलब होता क्या है। C मतलब सिलिका हो गया, L मतलब एल्यूमिना। ये आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, इसलिए इसको जरूर नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। फिर महासागर की परपटी मुख्यतः क्या है, सिलिका एवं मैग्नीशियम की बनी है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, सीमा कहते हैं। और सीमा का मतलब, सी का मतलब सिलिका, मै का मतलब मैग्नीशियम। ठीक है, ये भी आप नोट जरूर कर लेंगे, एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, एग्जाम में गलती नहीं करना है। अब चित्र में देखेंगे आप, ये पृथ्वी आपकी है, तो पृथ्वी का जो ऊपरी जो ये भाग है इसे हम परपट्टी कहते हैं, और जो बीच का क्षेत्र आपका है इसको हम मेंटल कहते हैं, और जो सबसे जो केंद्र में है इसको हम क्रोड कहते हैं। ठीक है, इसको देखेंगे, और क्रोड किसका बना हुआ है हम इसको भी पढ़ेंगे। ठीक है, और मेंटल किसका बना हुआ है इसको भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एक बार ये देख लेते हैं, कोना की क्या आप जानते हैं? विश्व की सबसे गहरी खान दक्षिण अफ्रीका में स्थित है, तथा इसकी गहराई लगभग क्या 4 किलोमीटर तक है। यानी कि तेल की खोज में इंजीनियर ने क्या किया था कि लगभग 6 किलोमीटर गहराई तक इन्होंने खोज चुके हैं। ठीक है, यानी पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचने के लिए, जो बिल्कुल असंभव है, यानी कि उसके केंद्र तक कोई पहुंच नहीं सकता है बीच तक। ठीक है, असंभव है, जो बिल्कुल असंभव है। आपको समुद्र की सतह पर 6,000 किलोमीटर गहराई तक खोदना आपको पड़ेगा, जो काफ़ी क्या है, असंभव है। ठीक है, अब देखिए, ये क्या है, ये महाद्वीप की परपट्टी है। ठीक है, महाद्वीपीय परपट्टी एवं महासागरीय परपट्टी है। इस पे आप देखेंगे महासागर की ये परपट्टी आपकी है, यहाँ पर है, ये आपके महासागर है, ये महाद्वीप है, ये महाद्वीप की परपट्टी है। इन सबको आप देख लीजिए, आगे देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर पूछा जा रहा है आपसे फिर कि क्या आप जानते हैं पृथ्वी के आयतन का केवल 1% हिस्सा ही पर्पटी है, 84% मेंटल एवं 15% हिस्सा जो क्रोड का बना हुआ है। और यहाँ पर जो नोट करना है आप नोट कर लेंगे कि पृथ्वी की जो त्रिज्या है ये कितनी है, 6,371 किलोमीटर है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए, क्रोड की बात होती है कि इसकी सबसे जो आंतरिक जो परत है क्रोड है। ठीक है,
जिसकी त्रिज्या कितनी लगभग 3500 किलोमीटर है और यह मुख्यतः निकिल एवं लोहे की बनी है। कौन? जो क्रोड होता है ये किसकी बनी है? निकिल एवं लोहे की बनी है। ठीक है, और इसलिए इसको क्या कहते हैं? नीफे कहते हैं। नी मतलब निकिल और फे मतलब फेरस। तो इन चीज़ों को आप समझते भी चलेंगे। और केंद्रीय जो क्रोड होता है इनका तापमान एवं दाब काफ़ी उच्च होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं सेल एवं खनिज के बारे में पढ़ेंगे। इसमें से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। ठीक है, सेल एवं खनिज। सेल मतलब चट्टानें होती हैं। ठीक है, आपको मालूम होगा पृथ्वी की परपटी अनेक प्रकार के सेलों से बनी है। पृथ्वी की परपटी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को सेल कहते हैं। ठीक है, यानी पृथ्वी की परपटी को बनाने वाले कोई भी खनिज पदार्थ अगर है वो भी प्राकृतिक होना चाहिए तो इस पिंड को हम सेल कहते हैं। सेल विभिन्न रंग, आकार एवं गठन की हो सकती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमें क्या है, 3 प्रकार के सेलों की बात कही गई है। ठीक है, मुख्य रूप से 3 प्रकार के सेलों की बात है। आग्नेय यानी इग्नियस सेल, अवसादी मतलब सेडिमेंट्री सेल, अकायंतिक मतलब क्या है, मेटाफोरफिक सेल। यानी कि इन सेलों का ये जो नाम है ये भी आप नोट कर लेंगे, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। आपको एक एक पॉइंट नोट करना है और उसे समझ लेना, याद कर लेना। अब चाहे जो भी हो, जैसे भी हो, उसको आपको याद करना है। अब यहाँ पर देखेंगे जो इग्नियस होता है ये लैटिन शब्द इग्निस से बना है, इसका अर्थ होता है अग्नि। ठीक है, जो सेडिमेंट्री है ये लैटिन भाषा की क्या है, सेडिमेंटम से बना है, इसका अर्थ होता है स्थिर। और का मेटाफोरफिक मतलब होता है, ये ग्रीक शब्द है जिसका मेटा ग्रीक शब्द कौन सा है, मेटाफोरफोस मेटामॉर्फोस है, जिसका अर्थ क्या है, रूप परिवर्तन है। तो इस तरह से आप इन सब के अर्थ भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए बात यहाँ पर होती है सेल की। ठीक है, अब जो द्रवित मैग्मा यानी पृथ्वी के अंदर जो आप रेड कलर का आप देखते हैं नहीं, जैसे अगर लोहे को गर्म करते हैं पूरा रेड कलर का हो जाता है, तो वो क्या हो गया आपका, एकदम मैग्मा हो गया। ठीक है, उसको मैग्मा बोलेंगे। तो द्रवित मैग्मा जब ठंडा होकर जब ठोस हो जाता है तो इस प्रकार बने सेल को क्या है, आग्नेय सेल कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपने देखा है कि ज्वालामुखी का उद्गार होता है पृथ्वी की, अब यहाँ से लावा निकलता है, ये रेड रेड कलर का मैग्मा है। ठीक है, जैसे बाहर निकलता है तो ठंडा होकर ठोस हो जाता है। ठीक है, जब ठोस हो जाता है पत्थरों का बन जाता है तो इसको हम कहते हैं सेल। ठीक है, इस प्रकार बने सेल को हम कहते हैं आग्नेय सेल कहते हैं, और इन्हें हम प्राथमिक सेल भी कहते हैं। और आग्नेय सेल 2 प्रकार की होती है, अंतर्भेदी सेल और बहिर्भेदी सेल। ठीक है, यानी देखिए अब इसका मतलब क्या हो गया, क्या आप ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा की कल्पना कर सकते हैं? वास्तव में आग की तरह लाल जो होता है द्रवित मैग्मा ही लावा है, जो हमने अभी आपको बताया है। अब ध्यान देना आपको कि जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलकर सतह पर आता है। ठीक है, जब द्रवित लावा क्या पृथ्वी की सतह पर आता है यह तेजी से ठंडा होकर ठोस बन जाता है। ठीक है, परपटी पर इस प्रकार से बने सेल को क्या कहते हैं, बहिर्भेदी आग्नेय सेल। यानी कि जो लावा बाहर निकलने के बाद ठंडा होता है उसे हम बहिर्भेदी सेल कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है कि इनकी जो संरचना है बहुत महीन, यानी कि ये बहुत महीन दानों वाली होती है। ठीक है, इनकी बनावट आपसे पूछा जा सकता है कि जो बहिर्वेदी सेल है इसकी बनावट क्या है, तो ये महीन दानों वाली होती है। ठीक है, अब कुछ चट्टानों का नाम दे देगा, फिर पूछ लेगा ये कौन सी सेल की है। उदाहरण के लिए देखेंगे जो बेसाल्ट होते हैं ये आग्नेय सेल होते हैं। ठीक है, दक्कन पठार बेसाल्ट, ठीक है, दक्कन पठार बेसाल्ट सेलों से ही बना है। ठीक है, जो दक्कन का पठार है ये बेसाल्ट सेलों से बना है, और बेसाल्ट क्या होता है, ये आग्नेय सेल होते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए, आगे फिर देखिएगा कि जब द्रवित मैग्मा कभी कभी होता है भूपर्पटी के ऊपर नहीं आ पाता, वो अंदर ही गहराई में ही ठंडा रहता है। तो इस प्रकार से जो बने ठोस सेलों को हम क्या कहते हैं, अंतर्भेदी आग्नेय सेल कहते हैं। धीरे धीरे ठंडा होने के कारण ये बड़े दानों का रूप ले लेते हैं। ठीक है, और ऐसे जो चट्टानें होती हैं इनको क्या कहते हैं हम, जो ग्रेनाइट है। ठीक है, जो ग्रेनाइट है ऐसे ही सेल का एक उदाहरण है, यानी कि ग्रेनाइट जो होता है ये अंतर्भेदी आग्नेय सेल कहे जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए, लेई मसालों तथा दानों का जो चूर्ण बनाने के लिए जिन अपघर्षण पत्थरों का भी उपयोग होता है वे ग्रेनाइट के बने होते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए, इस सेल की सेल चक्र होता है यानी प्रक्रिया होती है, यानी सेल क्या होता है, पहले अब ये बनता है आपका क्या है, आग्नेय सेल। आग्नेय सेल से ये बनता है आपका रूपांतरित सेल, रूपांतरित से बनता है कायांतरित सेल। ठीक है, चलिए अब देखिए
सेल लुढ़क कर, चटक कर तथा एक दूसरे से टकराकर छोटे छोटे टुकड़ों में क्या है ये बट जाते हैं। फिर इन छोटे कणों को अवसाद कहते हैं। ठीक है, ये अवसाद क्या फिर करते हैं, हवा से, जल से आदि के द्वारा एक स्थान से जब दूसरे स्थान पर पहुंचकर वहां पर जमा हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए ज्वालामुखी है, विस्फोट हुआ, यहाँ से लावा निकला। ठीक है, अब ये आग्नेय सेल हो गए। अब ये क्या करते हैं, चाहे लुढ़क कर या चटक कर एक स्थान से दूसरे स्थान टकरा कर क्या है ये छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाते हैं। जब यही क्या करते हैं, एक स्थान से दूसरे जगह पर जाकर ये जब सब इकट्ठा हो जाते हैं तो ये जब ये यहाँ पर जो सेल बनते हैं तो इनको कहते हैं अवसादी सेल कहते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए बलुआ पत्थर रेत के दानों से बनता है, यानी कि जो बलुआ पत्थर है रेत के दानों से बनता है। ठीक है, अब इन सेलों में पौधों, जानवरों एवं अन्य सूक्ष्म जीवाणुओं जो कभी इन सेलों पर रहे हैं के जीवाश्म भी हो सकते हैं। ठीक है, यानी कि जो जीवाश्म पाए, अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो जीवाश्म पाए जाते हैं वह किस सेल में पाए जाते हैं, तो वो अवसादी सेल में पाए जाते हैं, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब देखिए, आग्नेय एवं अवसादी सेल उच्च ताप एवं दाब के कारण कायांतरित सेल में परिवर्तित हो जाता है। उदाहरण के लिए चिकनी मिट्टी स्लेट में एवं चूना पत्थर संगमरमर में क्या है परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, एक बार यहाँ पर देखेंगे क्या है कि सेल हमारे लिए बहुत उपयोगी होते हैं। कठोर सेल का उपयोग सड़क, घर एवं इमारत बनाने के लिए किया जाता है। आप पत्थरों का उपयोग कई खेलों में भी करते हैं। उदाहरण के लिए 7 पत्थर जिसको पिट्ठू बोलते हैं, चिबिड्डी यानी स्टापू या किटकिट जो होता है 5 पत्थर गिट्टी। ठीक है, आप अपने दादा दादी, माता पिता, पड़ोसी तथा आदि से पूछकर कुछ अन्य खेलों के बारे में आप पता कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देख पा रहे होंगे क्या कई स्मारक जैसे भी हैं। ठीक है, ये भी क्या है निम्न शैलों से बने हैं। 2 चित्र आपको यहाँ पर दिया गया है। एक आपका लाल किला का है जो लाल बलुआ पत्थर से बना है, आपसे पूछा जा सकता है लाल किला लाल बलुआ पत्थर से बना। दूसरा ताजमहल जो सफ़ेद क्या संगमरमर से बना है। अब यहाँ पर देखिए सेल चक्र, यानी कि सेलों का जो चक्र हो रहा है ये परिवर्तित हो रहा है। किस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे कि मैग्मा निकल के आग्नेय सेल बन रहा है, आग्नेय सेल से क्या अवसाद सेल बनता है, फिर अवसाद सेल से क्या है अवसाद से फिर क्या अवसाद सेल बन जाता है, फिर इससे कायांतरित सेल बन जाता है, फिर ये वापस क्या है मैग्मा में परिवर्तित हो जाता है पृथ्वी के अंदर जाने के बाद। अब आगे देखते हैं हम क्या है कि आपको जानकर आश्चर्य होगा कि किन्हीं निश्चित दशाओं में एक प्रकार की सेल चक्रीय तरीके से एक दूसरे में परिवर्तित हो जाता है। एक सेल से दूसरे सेल में परिवर्तित होने की इस क्रिया को हम सेल चक्र कहते हैं। आप जानते हैं कि द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस आग्नेय सेल बन जाता है। ये आग्नेय सेल छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होकर अवसादी सेल का निर्माण करते हैं। ताप एवं दाब के कारण ये आग्नेय एवं अवसादी सेल कायांतरित सेल में बदल जाते हैं। अत्यधिक ताप एवं दाब के कारण कायांतरित सेल जो पुनः पिघलकर क्या करते हैं द्रवित मैग्मा बन जाते हैं। यह द्रवित मैग्मा पुनः ठंडा होकर ठोस आग्नेय सेल में परिवर्तित हो जाते हैं। देखिए ये सेल चक्र है, आपको यहाँ तक जरूर पढ़ लेना। ठीक है, चलिए यहाँ पर आप देखेंगे आपको यहाँ से यहाँ तक पढ़ लेना है। ठीक है, ये सेल चक्र के बारे में दे रखा सारा इसी में दे रखा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे क्या है कि सेल विभिन्न पदार्थों से बनी होती है। खनिज प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले पदार्थ हैं जिनका निश्चित भौतिक गुणधर्म एवं निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है। खनिज मानव जाति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ का उपयोग ईंधन की तरह होता है जैसे कोयला, प्राकृतिक गैस एवं पेट्रोलियम। इनका उपयोग उद्योग, औषधि एवं उर्वरक में भी होता है जैसे कोयला, एल्यूमिनियम, सोना, यूरेनियम आदि। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों यहाँ पर हमने क्या है ज्योग्राफी क्लास 7 के चैप्टर नंबर 2 को भी कंप्लीट कर लिया। ठीक है, तो अगर आपने चैप्टर नंबर 1 को नहीं देखा तो ज़रूर देख लेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। और चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें सीटेट को पास करने के लिए, क्योंकि हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी कराएंगे, MCQ क्वेश्चन यानी कि प्रैक्टिस सेट करवाएंगे। ठीक है, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं सोशल साइंस के। ठीक है, चलिए थैंक फॉर वॉचिंग।